नमस्कार। आज हम देखते हैं डॉक्टर तुलसीराम द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा मुरधैया का अंश, जो हिंदी ऑनर्स के सेमेस्टर 5 के अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी साहित्य इस पेपर में लगा हुआ है। तो आइए सुनते हैं मुरधैया का अंश। चौधरी चाचा गुरमुख नहीं थे, इसलिए शिव नारायण पंथ वाला कोई कर्म कांड उनके साथ नहीं जुड़ा था, कोई गाजा बाजा भी नहीं था। किंतु वही बरहलगंज वाला बंकिया डोम अपना युद्धोन्मादी सिंगा लेकर आधमका था। वो बेहद तीव्र गति के साथ सिंघा बजा रहा था। सिंघा बैल के सींग से बना हुआ एक वाद्य होता है। सिंघा बजाते समय उसका रौद्र रूप देखने में ऐसा लगता था कि मानो वह स्वर्ग का फाटक खोलने के लिए देवराज इंद्र को फरमान जारी कर रहा हो। जाहिर है कुछ दिन पूर्व बंकिया डोम मंदिर पर संपन्न ब्राह्मण भोज में भी आया था और तृप्त होकर सिंघा बजाते वापस गया था। किंतु चौधरी चाचा की मृत्यु के दिन वह निस्वार्थ भाव से रणभेरी बजा रहा था। उसे उस दिन खाने की परवाह नहीं थी। गुरमुख न होने के कारण चौधरी चाचा को दफनाया नहीं जा सकता था, इसलिए उन्हें गाजीपुर जिले के स्थित बहती गंगा में जल समाधि देने का निर्णय लिया गया था। गाजीपुर की गंगा हमारे गांव से करीब 45 किलोमीटर दूर थी। हमारे उस पूरे इलाके में बेलाकोट नामक गांव के कंतिया पासी का एक्का बहुत मशहूर था, क्योंकि उसका घोड़ा बहुत फैतूनी था, ऐसा ही लोग कहते थे। इलाके का कोई भी मानिंद मरता कंतिया पासी का घोड़ा लाश लेकर सरपट को हमेशा तैयार रहता था। गंगा में जल समाधि के निर्णय से हमारी मुरधैया एकदम उदास पड़ गई थी, क्योंकि उस दिन उधर कोई नहीं था। सारी भीड़ हमारे दरवाजे पर थी। इस गहमा गहमी के दौरान एक्के में एक नधा कंतिया पासी का घोड़ा हिनहिनाते हुए हमारे घर पर दाखिल हुआ। एक्के के पीछे चौधरी चाचा की लाश बांधी गई। जिस समय लाश बांधी जा रही थी, उस समय घर की औरतें बड़ी तेजी से चिल्ला पड़ी। विशेष रूप से चौधराइन चाची छाती पीट पीट कर रुदन गायकी के लहजे में करा उठी, हमार रजवा के कहवा ले जात हुआ ओ घोड़ा बीना। एक्का के पिछले हिस्से में दोनों झंडियों से बंधा एक्का महाभारत के रथ जैसा दिखाई देने लगा था। एकाएक जोर का शोर मचा और चौधरी साहब की जय तथा बिलखती औरतों के क्रंदन के बीच बंकिया डोम का सिंघा चिंगाड़ उठा। देखते ही देखते कंतिया पासी ने घोड़े पर जोर का चाबुक लगाया और कंचिया पगडंडी पर पड़ी धूल उड़ाता हुआ गाजीपुर की गंगा की तरफ दौड़ पड़ा। नगर चाचा तथा चौधरी चाचा के बड़े बेटे रजई भैया लाश के साथ गए। उन्होंने गंगा की बीजधारा में एक नौका के माध्यम से लाश के साथ कुछ भारी भारी पत्थर बांधकर उसे डुबो दिया। उस समय गंगा में ऐसे ही जल समाधि दी जाती थी। अपनी तेज रफ्तार के कारण कंतिया पासी का एक्का लाश ढोने के लिए विख्यात हो गया था। उसकी चाल से ही लग जाता था कि असली मुक्तिदाता गंगा नहीं बल्कि वो घोड़ा है। मृत्यु के तीसरे दिन के संस्कार को घाट नहाना कहते हैं। उस दिन पुनः 12 गांवों से सैकड़ों लोगों ने पत्तू मिसिर के पोखरे में नहाकर छटंकिया नाई से सिर मुंडवाया तथा घर आकर बहुरी खाया। 13वें दिन बहुत बड़ा मृत्यु भोज हुआ। इलाके के सैकड़ों लोग मृत्यु भोज में सिद्धा लेकर आए, अर्थात मृत्यु भोज में खर्च होने वाला सारा राशन पानी पंचों ने उठाया। उस दिन बंकिया डोम के साथ साथ इलाके के अनेक दफलची तथा ढोल नगाड़े वाले घर पर जमघट लगाए हुए थे। कवि काजी नजरुल के शब्दों में आकाशे दमामा बाजे वाली स्थिति थी। घंटों तक दफले नगाड़े बजते रहे। भोज के बाद इनकी ध्वनियां और तेज हो गई थी। वहां कोई मृत्यु का दृश्य तो नहीं था, किंतु मैं बार बार सोच लेता था कि नटिनिया अपनी झोपड़ी में अवश्य थिरक रही होगी। इस तरह चौधरी चाचा की मृत्यु के साथ हमारे इलाके के दलित जीवन का एक अनोखा दौर समाप्त हो गया। इसके कुछ दिन बाद पासे के ही एक गांव में गौना की बारात आई थी। बारात के साथ जो नौटंकी आई थी, उसका मुख्य नचनिया ही दूल्हा था।
वह रंगमंच पर साड़ी पहनकर नाचने लगा। इस बीच गांव की एक अन्य लड़की से उसकी आंखें टकरा गई। वो रात के अंधेरे में बारात को वहीं छोड़कर उस लड़की को लेकर भाग गया। रात में ही घरातियों तथा बारातियों में मारपीट की नौबत आ गई थी। दूसरे दिन दोनों पक्ष पंचायत के लिए हमारे घर आए। चौधरी चाचा के बिना ये पहली पंचायत थी। मुन्नर चाचा ने फैसला सुनाया कि जो लड़की नचनिया दूल्हे के साथ भाग गई उसे उसके साथ रहने दिया जाए तथा गौना वाली लड़की की दूसरी शादी कर दी जाए, जिसका खर्चा भगोड़ा पक्ष देगा। इस तरह ये मामला हल हुआ। इस घटना के बाद मठिया की एक अन्य लड़की श्यामा, जो हमारे स्कूल में 7वें दर्जे में पढ़ती थी, की शामत आ गई। लोग कहने लगे कि वो बाल खोलकर स्कूल जाती है, बेशवा हो गई है, अतः उसकी पढ़ाई छुड़ा दी गई। इस बीच हमारे घर में भी एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते थे। वे माँ को बहुत भद्दी भद्दी गालियां देने लगते थे। उनकी गालियों से ही पता चला कि मेरे नाना का नाम सरजू था। वे हमेशा गाली में सरजुआ की बेटी का इस्तेमाल करते थे। माँ के चरित्र की शिकायत वे उसी गुस्सैल नगर चाचा से भी करते, किंतु नगर चाचा हमेशा पिताजी को बुरी तरह डांट देते थे और वे कहते थे कि उनका आरोप झूठा है। नगर चाचा के इस व्यवहार से मुझे बड़ी राहत मिलती थी, किंतु पिताजी एकदम चित्त विक्षेपी हो गए थे। वे अक्सर माँ को फरूही से मारने दौड़ पड़ते थे। फरूही का इस्तेमाल खेत में क्यारी बनाने के लिए किया जाता है। वो फावड़े की तरह होती है जो लकड़ी के फट्टे से बनाई जाती है। इसका बेंट लाठी की तरह लंबा होता था। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में पिताजी के प्रति असीम घृणा उत्पन्न होने लगी। मेरी घृणा की पराकाष्ठा शीघ्र ही पिताजी के प्रति हिंसा में बदल गई। सन 1961 के ही जाड़ों की बात है। पिताजी माँ को मारने के लिए फरूही लेकर दौड़े। मैं वहीं खड़ा था। मैंने जोर से पिताजी को एक तमाचा मारा। उन्होंने मुझे उलटकर वैसे ही मारा। उनका तमाचा इतनी जोर का था कि मैं कुछ देर के लिए चौंधिया सा गया था। मुझे एक पल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं अंधा हो गया हूँ। किंतु इस घटना का परिणाम ये हुआ कि आगे पिताजी माँ को मारने से घबराने लगे। बस्ती के लगभग सभी लोगों ने मुझे सही ठहराया। आगे चलकर पिताजी के प्रति मेरी घृणा विकराल रूप लेती चली गई। उसी समय स्कूल के कुछ नए कमरे बनाए जा रहे थे। स्कूल से थोड़ी दूर ईंट का भट्टा था, जहाँ से ईंटें लाकर इमारत बनाई जा रही थी। मेरे पिताजी कहते कि स्कूला बनाना पुण्य का काम है, इसलिए वे अक्सर हरवाही बंद कर उस भट्टे से सिर पर ईंटें लाद कर स्कूल में रख देते। वे मिट्टी का गारा भी बनाते। पूरा दिन इन्हीं कामों में वे बिना किसी मजदूरी के लगा देते थे। उनका ऐसा व्यवहार अत्यंत परोपकारी था, किंतु माँ के प्रकरण से उत्पन्न घृणा मेरे अंदर बढ़ती ही गई। उनका भट्टे से ईंट ढोना तथा गारा बनाना मुझे अपने लिए अपमानजनक भी लगता था, क्योंकि स्कूल के अधिकतर बच्चे उन्हें पहचानते थे। इस बात को लेकर पिताजी से मेरी खूब झड़प भी हो जाती थी। समय जो बीतता गया, माँ और पिताजी की लड़ाई में मैं पिताजी का दुश्मन बनता गया। अगला साल सन 1962 देश के तीसरे चुनाव वाला साल था। इसकी दस्तक से पहले ही स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था चक्रधारी। सन 1961 के नवंबर का महीना था। खूब जाड़ा लग रहा था। स्कूल के आसपास के दर्जनों गांवों से सैकड़ों लोग फिल्म देखने आए थे। स्कूल के सामने मैदान में एक बड़े शामपट की तरह सफेद पर्दा लगाया गया था, जिस पर जनरेटर के माध्यम से फिल्म दिखाई गई। मैं उस भीड़ में काफी दूर बैठा था। जनरेटर की आवाज इतनी ज्यादा शोर मचाने वाली थी कि फिल्म का कोई डायलॉग समझ में नहीं आता था। हीरो हीरोइन का नाम भी किसी को मालूम नहीं हुआ, किंतु उस फिल्म का एक गाना सबकी जुबान पर चढ़ गया। गाने की पहली लाइन थी, चोली तू सीना संभाल के ए दर्जी, जाना है कल ससुराल। फिल्म की थीम बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि रीलें बार बार कट जाती थी। अंत में सिर्फ इतना समझ में आया कि अकाल के कारण एक कुम्हार का मिट्टी के बर्तन बनाने का कारोबार खत्म हो गया था, किंतु कृष्ण भगवान की पूजा से तेज बारिश हुई
और कुम्हार के घर खुशहाली वापस आ गई। क्योंकि हमारे उस दूर दूर के इलाके में पहली बार किसी फिल्म का प्रदर्शन हुआ था, इसलिए उसकी चर्चा गांव-गांव में होने लगी थी। शीघ्र ही इलाके के लफंगे जहां कहीं भी किसी युवती को देखते उक्त गाने को दोहराने लगते थे। इसी बीच मेरे पिताजी गृह कलह से ऊब कर आसनसोल चले गए। वे वहां किसी कोयलरी में काम करने के लिए गए थे, किंतु मुश्किल से 15 दिन रहने के बाद उन्हें सुदेश्वर पांडे की हरवाई छोड़ देने का पाप सताने लगा। अतः अपने अंधविश्वासी ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए वे गांव वापस आ गए। अंधविश्वासों की कड़ी में हमारे घर की एक भाभी दुलरिया, जो पहलवानी सीखने वाले गोकुल भैया की पत्नी थी और जो बबुआ धनहुआ गांव के पास वाली चमरोटी से ब्याह कर आई थी, एक तरह के मनोरोग से पीड़ित हो गई। उनका अक्सर पेट दर्द करता और वो तुरंत ओझेती वाली भभूत मांगने लगती। उस समय पास के ही चतुरपुरा नामक गांव में एक दलित औरत ओझेती करती थी। उसे लोग चमैनिया के नाम से पुकारने लगे थे। लगभग हर रोज वो भभूत लाने को कहती। भभूत यानी अंगियारे से बनी हुई राख लाने का काम मुझे ही सौंपा जाता था। वो चमैनिया की भभूत खाते ही कहने लगती कि पेट दर्द बंद हो गया। कुछ दिन तो मैं चमैनिया से भभूत लाकर उन्हें देता रहा, किंतु बाद में मुझे एक खुराफत सूझी। मैं घर से शाम के समय भभूत लेने निकलता और मुरधैया के पास नटीनिया की झोपड़ी से राख लेकर एक पलाश के पत्ते में लपेटकर कुछ देर बाद घर वापस आ जाता। इस राख को भी खाकर वो कहती कि पेट दर्द ठीक हो गया। इसके बाद मैं अनगिनत बार भभूत मांगने पर उस भाभी को नटीनिया की झोपड़ी से राख ला ला कर देता रहा और वो ठीक होती रही। कभी कभी तो मैं घर से ही राख लेकर इधर उधर घूमता वापस आ जाता था, जिसे खाकर वो ठीक हो जाती थी। वो कहती थी कि उनका पेट दर्द भूत प्रेत के कारण होता है। इस संदर्भ में मुझे याद आता है कि 2500 साल पुराना भूतहा बौद्ध भिक्षु जो बीमार पड़ने पर सुअर के वध्य स्थल पर जाकर उसका कच्चा मांस खाता तथा खून पीकर कहता कि उसकी सारी बीमारी ठीक हो गई। उस भिक्षु के बारे में अन्य भिक्षुओं ने बुद्ध को बताया, जिसके बाद उन्होंने एक नियम बनाकर अनुमति दी कि इस घटना का उल्लेख विनय पिटक के भैषज्य स्कंधक में किया गया है। यद्यपि बुद्ध भूत बेताल आदि में विश्वास नहीं करते थे। इन सब घटनाओं से पूर्व सन 1961 की गर्मियों में मैं स्वयं भूतों के संदर्भ में मति विभ्रम का शिकार हो गया था। उन दिनों गन्ने की फसल बोई जा रही थी। जैसा कि गन्ने का कोई जौ और गेहूं की तरह बीज नहीं होता, उसके डंठल का ही बोझा बांधकर एक दिन पहले पानी में डुबो दिया जाता है, जिससे गन्ने के पौर जहां पर अंकुर निकलते हैं मुलायम हो जाते थे। बोने से पहले गन्ने के 3-3 पोर वाले डंठल को गंडासे से काटा जाता था। उसे पताड़ी कहते थे। 2 पताड़ियों के बीच बिना पोर वाले हिस्से को अंगरी के रूप में जाना जाता था, जिससे बच्चे बड़े चाव से चूस जाते थे। उस समय गन्ने की बोवाई से कुछ दिन पूर्व खेतों में लेहड़ बिठाया जाता था। हमारे गांव में गडेरियों का एक परिवार था जो सैकड़ों की संख्या में भेड़ पालता था। गडेरिया परिवार कुछ शुल्क लेकर बारी बारी से इन खेतों में रात के समय अपनी भेड़ों को बैठा देता था। ये भेड़ें रात भर उसी खेत में रहती, मूतती, लेंडी करती और जिससे खेत उपजाऊ हो जाता था। इस प्रक्रिया को लेहड़ बैठाना कहते थे। पताड़ी जब भी बोई जाती एक उत्सव सा माहौल हो जाता था। दलित बस्ती के अपने अपने सभी पट्टीदार इसमें सहयोग देते तथा बोवनी समाप्त होने पर सभी हिस्सेदारों को ऊख भोज दिया जाता। ऊख भोज की दावत शादी विवाह जैसी होती थी। ऊख भोज के पीछे मान्यता ये थी कि गन्ना जीवनदायी फसल है, इसलिए उसकी बोवाई का दिन त्योहार जैसे होता था। बोवाई के बाद गन्ने के खेतों में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी, किंतु सिंचाई के साधन बहुत कम थे। गांव के एक कुएं में एक पंडित का रहट अभी नया नया लगा था। रहट एक बैलगाड़ी के पहिए के बराबर बड़ी सी घिर्री होती थी, जिस पर से गुजरती हुई 50 डब्बे नुमा छोटी छोटी बाल्टियां कुएं के
पानी में लटकी होती थी। इस मशीन को 2 बैलों की जोड़ी के माध्यम से गन्ना की पराई करने वाली कल मशीन की तरह चलाया जाता था। इस तरह रहट के चलने से बाल्टियों का पानी लगातार कुएं से बाहर नाली में गिरकर खेतों में चला जाता था। पंडित रहट किराए पर चलाते थे। सिंचाई की व्यवस्था के कारण हमारे घर वालों की बारी रात के समय आई, अर्थात गन्ने की सिंचाई के लिए रात भर रहट हाँकना था। वहाँ रात भर लालटेन जलाकर रखना था, किंतु मिट्टी का तेल समाप्त हो गया था। अतः रात के समय मुझे टड़वा गांव की एक दुकान से मिट्टी का तेल लाने के लिए भेजा गया। मैं अंगोछे में आधा सेर जौ बांधकर तेल लेने चल पड़ा। ऐसे किसी काम के लिए घर वाले हमेशा रात के समय मुझे ही भेजा करते थे, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अपशकुन होने के कारण मेरा चाहे जो भी अनिष्ट हो जावे, किंतु घर के किसी अन्य व्यक्ति का कुछ न बिगड़े। यहाँ तक कि घर का कोई आदमी बरहलगंज बाजार जाता और लौटते समय रात हो जाती तो हमेशा मुझे मूर्धन्या के पास भेजकर बाजार गए आदमी को जोर से चिल्लाकर पुकारने को कहा जाता था। मूर्धैया के सन्नाटे से लगाई गई मेरी आवाज बहुत दूर तक जाती, जिसे सुनकर बाजार से लौटता हुआ आदमी मेरी ही तरह चिल्लाकर कहता, आवत हई। मैं उन्हें घर वापस लेकर आ जाता, किंतु जब कभी भी मैं कहीं रात होने पर लौटता तो घर के किसी को वैसी हाँक लगाने के लिए नहीं भेजा जाता। रहट वाले दिन मैं तेल लेने उसी मुर्दैया से होते हुए टंडवा चला गया। जाते समय जरा भी नहीं डरा, किंतु लौटते समय चारों तरफ सोता पड़ गया था और जंगली रास्ते से गुजरते हुए मुर्दैया यकायक डरावनी लगने लगी। रात उजाली थी, क्योंकि चांद मुर्दैया के ठीक ऊपर जगमगा रहा था। कुछ दूर पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ एक गिद्ध फड़फड़ा उठा। मैं काल्पनिक भूत की आशंका का शिकार हो गया। मैंने देखा कि ठीक मुर्दैया के बीच से एक काला व्यक्ति निर्वस्त्र बैठा हुआ लाठी के बराबर ऊंचाई पर आसमान से मेरी तरफ चलता दिखाई दे रहा था। जब मैं खड़ा हो जाता तो वो आकृति आसमान में ही रुक जाती थी और जब मैं चलने लगता तो वो आकृति मेरी तरफ आने लगती थी। मैं डर कर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए एक हाथ में मिट्टी के तेल वाली बोतल तथा दूसरे हाथ में लाठी को मजबूती से पकड़े हुए नेटनिया की झोपड़ी की तरफ भागा। जब मैं भाग रहा था तो मेरे उठते हुए कदमों से जोरदार धूल का झोंका भी उड़ने लगता था। जैसे जैसे हाँफता हुआ मैं रहट के पास पहुंचा। मैंने इस घटना का उल्लेख किसी से नहीं किया, किंतु सुबह होने पर चमरिया माई को धार पुजोरा चढ़ाया। इस उड़ते हुए भूत के प्रकरण के दौरान मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि यदि मिट्टी के तेल वाली बोतल गिरकर टूट गई तो घर पर मेरी बहुत दुर्गति होगी। जाहिर है कि ये भूतहा प्रकरण तत्कालीन भय ग्रंथ से उत्पन्न मेरा मति भ्रम था। इन्हीं दिनों पिताजी के भाइयों में दूसरे नंबर वाले भंडारी चाचा कलकत्ता की एक जूट मिल से रिटायर होकर घर वापस आए। उन्हें रिटायरमेंट के बाद की कुल जमा राशि 1760 रुपए मिली थी। सभी लोग डाकुओं के डर से आतंकित थे, अतः मुन्नत चाचा जो घर के मालिक थे इन रुपयों को डाकू चोर के भय से एक कपड़े में बांधकर रोज उसी भैंसुअर में पड़ी चारपाई पर मेरी पीठ के नीचे रख देते थे। मैं इन्हीं नोटों पर हफ्तों सोया करता था। सुबह होते ही मुन्नर चाचा रुपयों को उठा ले जाते थे। बाद में एक बड़ा सा आम का पेड़ खरीदा गया, जिसकी लकड़ी से पुराने घर को फिर से नया बनाया गया। उस समय 8-10 आदमियों का एक ग्रुप लक्कड़ चिरवा कहलाता था। मेरे घर के रजई भैया लक्कड़ चिरवा थे। लक्कड़ चिरवा बहुत कम लोग होते थे, क्योंकि उन दिनों किसी हरे पेड़ को काटना महापाप समझा जाता था। अतः लक्कड़ चिरवा ग्रुप स्वयं कभी किसी पेड़ को नहीं काटता था। उसके लिए 10-20 गांव में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता था जो 5 रुपए लेकर किसी बिके पेड़ को काट कर गिरा देता। इस 5 टांगा मारने वाले व्यक्ति को आम लोग बहुत बुरा समझते थे। हमारे पूरे इलाके में बेलाकोट नामक गांव में ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति था जो घूम घूम कर टांगा मारा करता था। वही साधन था। पेड़ों की रक्षा के प्रति हमारे इलाके के ग्रामीण जीवन की ये अनोखी संवेदनशीलता थी। किसी भी हरे पेड़ को काटे जाने के बाद गांव की महिलाएं बहुत दुखित हो जाती थी। विशेष रूप से मेरी बुढ़िया दादी बार बार ऐसे पेड़ों का जिक्र करती थी। वह अक्सर कहती कि पेड़ काटने से आसमान उदास लगने लगता है। सन 1961 का साल जाते जाते हमारे गांव को झकझोर गया
हुआ ये कि मैं दिसंबर के महीने में कोल्हाड़ यानी घर के सामने जहाँ गन्ना पेरने वाली कल हुई थी से नधे दोनों बैलों को हाँक रहा था, क्योंकि गन्ने की पेराई चल रही थी। पास ही में चूल्हे पर गुड़ पकाने के लिए कराहा भी चढ़ा हुआ था। अचानक दोनों बैल भाव भाव करते हुए खड़े हो गए और सामने बंधी भैंस खूंटा तुड़ाकर भागने लगी। कराहे का आधा गुड़ हलक कर चूल्हे पर गिर गया। शीघ्र ही बस्ती वाले भूडोल कहकर चिल्लाने लगे। गांव की अनेक झोपड़ियां गिर गई, दीवारें भी फट गई, किंतु किसी की जान नहीं गई। सन 1906 में इटली में आए भीषण भूकंप के दौरान खंडरों को देखकर वहां उपस्थित रूस के महान लेखक गोर्की ने ठीक ही कहा था कि ऐसा लगता था कि मानो मृत पाषाण जीवित होकर प्रकृति पर मानव की विजय के विरुद्ध उससे बदला ले रहे हों। सन 1962 के आते ही स्कूल तथा ग्रामीण इलाकों की छटा बदलने लगी थी। कारण था देश का तीसरा आम चुनाव जो फरवरी में होने वाला था। उन दिनों पार्टियों के नेता जनसभाओं पर विशेष जोर न देकर गांव-गांव घूमकर चुनाव प्रचार करते थे, जिसके कारण गांवों में बड़ा गर्मजोशी का माहौल बन जाता था। इसी माहौल में पहला सामना हुआ बनारस के साधु स्वामी करपात्री जी से, जो हमारे स्कूल पधारे थे। हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरिहर दास ने पहले ही सूचना दे दी थी कि स्वामी जी अमुक दिन आने वाले हैं। स्वामी जी के बारे में अध्यापक लोग कहते थे कि दोनों करों या हाथों में जितना भोजन अंटता है उतना ही वे खाते हैं, इसलिए उनको करपात्री कहा जाता है। इस तथ्य को जानकर हम सभी बहुत अचंभित थे। उनके आने से पहले हमें स्कूल के पीछे पोखरा के किनारे आम के पेड़ों के नीचे बैठाया गया था। शीघ्र ही बाबा हरिहर दास, जो हमेशा श्वेत वस्त्रधारी रहते थे, गेरुआधारी स्वामी करपात्री जी कुल अपने मंदिर से लेकर सभा स्थल पर पहुंचे। तत्काल अध्यापकों के आदेशानुसार हम सभी छात्रों ने साष्टांग लेटकर दूर से ही उनको प्रणाम किया। उस समय हम सभी स्वामी करपात्री जी के दर्शन से भाव विभोर हो गए थे। वे बिना किसी प्रस्तावना के गाने लगे, श्री राम जय जय राम। हम सभी छात्र तथा अध्यापक पूरे 1 घंटे तक इस जाप को दोहराते रहे। इसके अलावा वे कुछ भी नहीं बोले। बाद में बाबा हरिहर दास ने बताया कि स्वामी करपात्री जी देश में रामराज लाने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है कि उनकी पार्टी राम राज्य परिषद चुनाव मैदान में थी। मैं इस पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, किंतु स्वामी करपात्री जी से इस बात के लिए बहुत प्रभावित था कि दोनों हाथों में जितना अंटता है उतना ही वे खाते हैं। बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र जीवन में मुझे पहली बार 1968 में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक राम राज्य और मार्क्सवाद से पता चला कि स्वामी करपात्री जी ने 1957 में मार्क्सवाद और राम राज्य नाम की एक भारी भरकम पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने सती प्रथा तथा बाल विवाह जैसी अनेक कुरीतियों का समर्थन किया था। इसके अलावा उन्होंने कम्युनिज्म का विरोध तो किया ही था। इतना ही नहीं, स्वामी करपात्री जी ने काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश का जबरदस्त विरोध किया था, जिसके चलते वे जेल भी गए थे। इससे पहले स्वामी जी ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1951 में प्रस्तुत हिंदू कोड बिल का विरोध करते हुए कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को नहीं समझते क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती। स्मरण रहे कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के माध्यम से भारत की समस्त महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलवाना चाहते थे, किंतु हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध के चलते जवाहरलाल नेहरू ने बिल को वापस ले लिया था, जिसके विरोध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो योगदान वे भारतीय संविधान लिखकर नहीं कर पाए थे उसे वे हिंदू कोड बिल के माध्यम से पूरा करना चाहते थे। इन तमाम जानकारियों के बावजूद स्वामी करपात्री जी के प्रति 7वें दर्जे में पढ़ते हुए जो अगाध श्रद्धा जागी थी वो यकायक चकनाचूर हो गई। स्वामी करपात्री जी के बाद जनसंघ पार्टी के उम्मीदवार ने, जो रानीपुर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, हमारे स्कूल में एक सभा की। वे बार बार राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई का गुणगान करते हुए भाषण देने लगे। हमें उनकी बातें बड़ी उबाऊ सी लगती थी। स्कूल के बड़े छात्रों का कहना था कि जनसंघ अमीरों की पार्टी है। हमारे क्षेत्र में जनसंघ के बारे में लड़के एक रोचक नारा लगाते थे। चूंकि जनसंघ का चुनाव चिन्ह दिया बाती था, इसलिए लड़कों का नारा था, इस दिए में तेल नहीं, चुनाव जीतना खेल नहीं। वास्तव में इस नारे को हमारे क्षेत्र में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने लोकप्रिय बनाया था। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी का भी जोर था। एक बार फिर वही पुराना सुरजन राम
इंद्रजीत यादव, श्रीनाथ पत्थरकटवा के साथ कुछ अन्य पार्टी कार्यकर्ता भी हमारे गांव आए और पिछले चुनाव की तरह हमारे घर के सामने वाली दीवार पर हंसिया बाली का चिन्ह गेरू से बना दिया। उनकी मंडली ने एक क्रांतिकारी गाना गाया जो इस प्रकार था। ललका झंडा मोट का डंडा कब उठाई बा बलमू, जमींदार वा लुटेर वा कब भगाई बा बलमू। ललका झंडा मोट का डंडा कब उठाई बा बलबू। कहरवा धुन वाला ये गाना मेरे दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया। इस गाने को फैजाबाद जिले के राजबली यादव नामक एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट लोक गायक ने लिखा था। मैं स्कूल से वापस आने के बाद बस्ती के अन्य बच्चों के साथ खलियान में चला जाता। हम मैदान के कूड़ेदान में पड़े लोहे के टूटे गगरे को उठा लाते और उस पर नगाड़े की तरह लकड़ी से बजा बजा कर ललका झंडा मोट का डंडा वाला गाना शुरू कर देते थे। हम घंटों तक इसे गाते रहते और हमारे इर्द गिर्द बड़े लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। हम गोरू चराते जब कभी मुरधैया पर होते तो हमारी इस लक्कड़ ध्वनि पर नटिनियां नाच नाच कर पागल सी लगने लगती थी। राह चलते कल्पना में मैं ललका झंडा मोट का डंडा लिए लोगों का हुजूम देखता। इसी हुजूम में मैं स्वयं को ढूंढता। उधर पिछले चुनावों की तरह रात में ब्राह्मण हमारे घर आते, कौड़ा तापते तथा गांजा पीते हुए चुनाव की चर्चा करते। कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, कम्युनिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काफी प्रभाव था, किंतु हमारे गांव में कोई जनसंघ का नामलेवा नहीं था। इस दौरान दलित बस्ती में एक विवाह समारोह के अवसर पर टूटवा का नाच आया। टूटवा की बेटी हमारे गांव में ब्याही गई थी। वे जन्म से ही एक हाथ के टूटे थे। टूटे हाथ में पंजा नहीं था तथा पूरी बाह बड़ी पतली थी, इसलिए उन्हें टूटवा के नाम से जाना जाता था। वे अत्यंत हाजिर जवाब स्वांग थे। उन्होंने एक नाच मंडली खोल ली थी जिसे टूटवा का नाच के रूप में बहुत ख्याति मिली थी। वे अपने पेट पर ढेर सारा कपड़ा बांधकर मोटी तोंद बना लेते और फटी कोट पैंट पहनकर सिर पर हैट लगाकर अंग्रेज बन जाते। अपने लूले हाथ को दूसरे हाथ की मुट्ठी के नीचे ऊपर करते हुए वे मंच पर एक नेता का अभिनय करते हुए गाने लगते। हमें देदा वोट भैया, हमें देदा वोट, दौरत दौरत फट गई ली है कोट। भैया हमें देदा वोट, लेला 10 रुपया के नोट। भैया हमें देदा वोट, बोलत बोलत सुख गई ले होठ। भैया हमें देदा वोट। टूटवा के इस व्यंग ने हमारे पूरे क्षेत्र में धूम मचा दिया था। हम लोग इस गाने को भी गगरे की लक्कड़ ध्वनि पर खूब गाते और अपना मनोरंजन करते। टूटवा भी एक अनपढ़ खेत मजदूर थे, किंतु उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यंग शैली हरिशंकर परसाई जैसी थी। उनके मुख से निकले हुए स्वयंस्फूर्त डायलॉग श्रोताओं के मस्तिष्क में हिलती हुई लकीर जैसा कंपन पैदा कर देते थे। उनके पास अपने देश को संचालित करने की अद्भुत शैली थी। उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे पूर्व नियोजित ढंग से कोई गीत या डायलॉग तैयार नहीं रखते थे। चूंकि वे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए मंच पर आते ही सामाजिक यथार्थ को देखते हुए उनकी वाणी प्रस्फुटित हो जाती थी। शीघ्र ही श्रोता उनके स्वर में अपना स्वर मिलाने लगते थे। टूटवा की याद आने पर याद आता है गौतम बुद्ध का समकालीन वह व्यक्ति जिसका नाम था तालपुट नाटककार। तालपुट नाटककार की एक बृहद नाटक मंडली थी जिसे लेकर वह गांव गांव घूम घूम कर नाटक दिखाता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन वो अपनी मंडली के साथ श्रावस्ती पहुंचा और बुद्ध का उपदेश सुना, जिसके बाद वो बौद्ध भिक्षु बन गया। चुनाव के दौरान एक अन्य दलित लोक गायक सुखई भी हमारे गांव आए। सुखई की बहन हमारे गांव के रामबली नामक खेत मजदूर से ब्याही गई थी। सुखई किस्सा गायकी के महान अभिनेता थे। वे रानी सारंगा, छप्पन छुरी, संवरू, लोरिक जैसे लोकप्रिय पात्रों के संबद्ध प्रचलित लंबी लंबी कहानियों को गा गा कर सुनाते थे। किस्सा गायन में समय समय पर वार्तालाप शैली का भी समावेश होता था। सुखई अपने आप में एक बृहद मंडली थे। नाच मंडलियों में तो अनेक प्रकार के कलाकार होते थे, किंतु किस्सा गायकी में सुखई अकेले होते थे। फिर भी किस्सा समाप्त होते होते वे दर्जनों पात्रों की भूमिकाएं निभा चुके होते थे। सुखई भी अनपढ़ खेत मजदूर थे, किंतु उनकी याददाश्त बेजोड़ थी। किसी एक कहानी को वे घंटों गाते रहते और श्रोता मंत्रमुग्ध अविरल शांत मुद्रा में आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखते रहते। उनकी किस्सा गायकी अक्सर रात में खाना पीना समाप्त होने के बाद शुरू होती और सुबह मुर्गे के बोलने तक जारी रहती थी। उन्हें सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। वे अपनी
इस कला में किसी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे हमेशा खड़े होकर अपने कानों में उंगली डालकर तेज स्वर में गाकर किस्सा सुनाने लगते थे। ऐसी ही गतिविधियों के बीच 1962 का आम चुनाव संपन्न हुआ। हमारे स्कूल पर हजारों लोगों का मजमा लगा हुआ था। सुबह से शाम तक चुनाव की सारी प्रक्रिया मैं देखता रहा। मतदान बंद होने के बाद मैं अपने पिता तथा माँ के साथ वापस घर आ रहा था तो पिता ने मुझे बताया कि बाबा हरिदास ने उन्हें 2 रुपया दिया, इसलिए मैंने रामराज को वोट दिया। रामराज का मतलब स्वामी करपात्री जी की राम राज्य परिषद नामक पार्टी से था। यद्यपि मुझे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था, किंतु मेरा स्वाभाविक झुकाव कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ था। विशेष तौर पर ललका झंडा मोट का डंडा वाले अमिट प्रभाव के चलते मुझे पिताजी के 2 रुपए वाले प्रकरण से बहुत ग्लानि हुई, लेकिन उनसे कुछ कह नहीं पाया। आम चुनाव के शीघ्र बाद होली का त्योहार था। इस अवसर पर हमारी दलित बस्ती के ब्राह्मणों की एक बार फिर ठन गई। हुआ ये कि हमारी चमरोटी और बनभोटी के बीच एक स्थान पर होलिका दहन के लिए रेड़ का पेड़ काट कर गाड़ा जाता था। ये कार्य होलिका दहन के 1.25 महीने पूर्व बसंत पंचमी के दिन संपन्न होता था। इसके बाद रोज ब्राह्मण इधर उधर पड़ी लकड़ियां तथा झाड़ झंकार उठाकर उस गड़े रेड़ के इर्द गिर्द रख देते थे। इस प्रक्रिया से होलिका के दिन जलाने के लिए लकड़ियों का बड़ा ढेर तैयार हो जाया करता था। किंतु उस होली में होलिका दहन के पूर्व कुछ दलितों की झोपड़ियां उठाकर ब्राह्मणों ने होलिका में डाल दी थी। एक अंधविश्वास के कारण होलिका में डाल दी गई वस्तु को वापस उठाकर नहीं लाया जा सकता था। ब्राह्मणों की इस करतूत से दलित बस्ती में हाहाकार मच गया। इस बार दलितों ने मिलकर तय किया, त्योहार के बाद वाली सुबह का बचा कुचा खाना ब्राह्मणों के घर मांगने नहीं जाएंगे। स्मरण रहे कि हमारे गांव में ये एक सदियों पुरानी परंपरा थी, जिसके तहत हर त्योहार के बाद दलित हरवाहों की स्त्रियां अपने अपने जमींदारों के घर बचा हुआ खाना लाती थी, जिस पर घर के बच्चे टूट पड़ते थे, क्योंकि ऐसे भोजन स्वादिष्ट हुआ करते थे। सन 1962 की होली के अवसर पर इस तनातनी के कारण दलित ब्राह्मणों के घर से खाना नहीं लाए। मेरी माँ भी हर त्योहार के बाद सुदेश्वर पांडे के घर से खाना लाया करती थी, किंतु इस होली में खाना न लाए जाने से दलित बच्चे बहुत निराश हुए थे। संभवतः कुछ निराशा मुझे भी हुई थी। इस संदर्भ में एक खास बात ये थी कि बसंत पंचमी के दिन होलिका गढ़ते ही बनभोटी तथा चमरोटी दोनों में होली संगीत समारोह शुरू हो जाते थे, जो बड़ी देर तक चलते रहते थे। दलित बस्ती का संगीत समारोह पारंपरिक रूप से हमारे घर आयोजित होता था। ब्राह्मणों की तनातनी के कारण दलित बस्ती की होली काफी रोचक हो गई थी। एक तरह की होड़ मची हुई थी कि बनभोटी और चमरोटी में किसकी होली बेहतर ढंग से मनाई जाती है। मेरे पिताजी का एक मनचाहा होली का गाना था, जिसे वे नहाते धोते हर समय जोर जोर से गाने लगते थे। वो गाना था, कवन वन राम लिए बनवासा, कवन वन राम लिए बनवासा, सुखन ताल हिलोरन लागे, ठूठी ठूठी डरिया से निकरेला गासा, कवन वन राम लिए बनवासा। चूँकि हमारे गांव के पूर्व में मुरधैया का जंगल तथा पश्चिम में ताल था, इसलिए पिताजी के गाते ही एक अजीबो गरीब दृश्य प्रस्तुत हो जाता था। बसंत पंचमी के आते ही जंगल के सूखे पत्ते झड़ जाने के बाद अत्यंत कोमल अरुणिमा लिए डाली पर घासें फूटने लगते थे तथा आसमान में बादलों के आते ही त्रिकोण आकृति में उड़ते हुए बगुलों का झुंड ताल की ओर मुड़ने लगता था। बंसू पांडे अक्सर इन बगुलों पर अपनी बंदूक चला देते थे, जिससे उनकी पंक्तियां बिखर जाती थी। बंसू पांडे बगुला मारकर खा जाते थे। दलित बस्ती की मजदूर ने बंसू को बगुला मारने पर अक्सर गालियां देती रहती थी, क्योंकि दलित कभी बगुलों को मारकर नहीं खाते थे। पिछले अकाल की भूखमरी में भी किसी दलित ने बगुलों को कभी नहीं मारा। एक खास बात ये थी कि नए नए घासों के निकलते ही मुरधैया के जंगल में वे सारे पक्षी कलरव करने लगते थे, जिसका वर्णन युग युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। उस होली की तनातनी में ऐसा लगता था कि मानो बनभोटी के पास पोखरे पर स्थित घने पेड़ों पर बसेरा बनाए पक्षी कुछ अन्य राग अलापते थे, तथा दलित बस्ती के पास मुरधैया के पक्षी उनसे भिन्न कोई दूसरा राग। ऐसे माहौल में होली आई। एक परंपरा के अनुसार गांव में जब भी होली जलती थी, खूब तेज दौड़ने वाले युवक होली की आग में बीन जलाकर दौड़ते हुए गांव की सीमा के बाहर किसी अन्य गांव की सीमा में फेंक देते थे। बीन जलाकर दौड़ने वालों में दलित भी शामिल होते थे। बीन रेड़ के पेड़ से बनाई जाती थी। रेड़ काटकर एक पुनगी पर कपड़ा बांधकर मिट्टी के तेल में डुबो दिया जाता था, जिसे बीन कहते थे। हमारी बस्ती में दलित युवक भी बीन जलाने जब पहुँचे तो ऐसा लगता था कि ब्राह्मण
ब्राह्मणों से मारपीट शुरू हो जाएगी, इसकी आशंका पहले से थी। इसलिए दलित महिलाएं गाय बैलों की तलवार नुमा पसलियां लेकर तैयार बैठी थी। संयोगवश होलिका दहन के समय किसी ब्राह्मण ने कोई विरोध नहीं किया। ब्राह्मणों के साथ दलितों ने भी बीड़ जलाया और वे भद्दे भद्दे होली का कबीर गाते हुए गांव की सीमा के पार परसुपुर की सीमा में पहुंचे। हैरत की बात ये थी कि परसुपुर वाले हमारे गांव की तनातनी के चलते स्वयं लाठियां लेकर सीमा पर पहले से मौजूद थे। उन्होंने अपनी सीमा में बीड़ फेंकने का विरोध शुरू कर दिया। दूसरे की सीमा में बीड़ फेंकना अपशकुन माना जाता है। बड़ी मुश्किल से दोनों गांवों के बीच की लड़ाई होते होते बची। उस होली में रात भर हमारे घर गादी चलती रही। दोनों चचाओं की बड़ी संख्या में शिव नारायण पंथी चेले इकट्ठे हुए थे। रात भर गाना बजाना चलता रहा। इस दौरान जेदी चाचा की बहुत याद आती थी, विशेष रूप से गायन के बीच उनका जोर से डांटना। इन निरंतर गतिविधियों के बीच पिताजी कवन बन राम लिए वनवासा बार बार दोहराने लगते, जिसके बाद मठिया से आए कुछ युवक दुक्की ढोलकची के ढोल की आवाज दमक उठती थी। दूसरे दिन दोपहर तक रंगबाजी होती रही तथा उसके बाद बड़े होदे में भांग तैयार की गई। इस बीच बहरलगंज वाला बंकिया डोम अपना सिंघा बजाता हुआ फिर आधमका। वो बार बार कहता कि चौधरी साहब नहीं है तो क्या हुआ, उनका पूरा खानदान तो है। बंकिया जैसे जैसे भांग पीता जाता वैसे वैसे उसके सिंघा की चिंगाड़ तेज होती रही। उस तनातनी वाली होली में बंकिया डोम ने जान डाल दी थी। इतना ही नहीं, उसने बनभोटी का सारा नजारा अपने सिंगे की फूंक से उड़ा डाला। इसी दौरान गांव के जोगी बाबा एक बार फिर अपना चिमटा बजाते हुए हमारे घर के पास वाले नीम के पेड़ के नीचे बम बम बोलते हुए खड़े हो गए। मन्नर चाचा के मुंह से निकल गया, भांग पीला बाबा। इसके बाद जोगी बाबा शुरू हो गए, जैसन कहत बाड़ा भांग वैसन बभना खींच ले टांग, बड़ सस्तिया सहबा राम, बड़ सस्तिया सहबा राम। जोगी बाबा के इस जुमले के साथ तनातनी वाली वो होली गुजर गई। इसके कुछ दिन बाद 8वीं का इम्तिहान शुरू हुआ और मैं कक्षा में प्रथम आया। सन 1962 वाले गर्मी के दिन थे। उस समय 8वें दर्जे में कृषि विज्ञान की पढ़ाई आवश्यक हुआ करती थी। साथ में हर छात्रों को स्कूल के पास मैदान में क्यारी बनाकर साग सब्जी फूल आदि तरह तरह की फसलें उगानी पड़ती थी। गर्मी की छुट्टियां आने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री धर्मदेव मिश्र ने इन फसलों की देखरेख के लिए मेरी ड्यूटी पक्की कर दी थी। साथ में 4-4 अन्य लड़के होते थे। बारी बारी इन लड़कों की ड्यूटी बदलती रहती थी। हम लोग रात में भी स्कूल पर जाते और वहीं पर सो जाते। इसी तरह स्कूली कृषि की रक्षा करते रहते। इस कार्य में हमें बुरा नहीं लगता था। एक दिन इस तरह की रखवाली करते हुए हम लोग होरहा भूनने के लिए किसी खेत से चना उखाड़ लाए। रात का समय था। स्कूल की एक झोपड़ी थी जिसमें गन्ने की पत्ती जलाकर होरहा भुना जा रहा था। अचानक एक लुत्ती चिटक कर ऊपर झोपड़ी में चिपक गई। थोड़ी ही देर बाद झोपड़ी में आग लग गई। यकायक हमारी हालत खराब हो गई। संयोगवश सब्जियों और फूलों की क्यारियों के पास एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। हम जल्दी जल्दी वहाँ से घड़े भर भर कर पानी लाकर आग बुझाने में सफल रहे। हम बुरी तरह से डरे हुए थे कि प्रधानाध्यापक साहब क्या कहेंगे। मैंने डरते डरते उनको सारी बात बता दी। होरहा की बात सुनकर वे हंस पड़े। बाद में वे इस होरहा का किस्सा स्वयं औरों को सुनाते फिरते रहे। हम लोगों ने गन्ने की कई नई पत्तियां तथा लाकर बकेल की रस्सी से बांधकर झोपड़ी के जले हुए हिस्से को ठीक कर दिया। बकेल पलाश की जड़ को कहते हैं, जिसे लोहे की निहाई पर रखकर हथौड़े से कूंचकर पिदला कर दिया जाता था। इसके बाद उसका आकार पटुआ जैसा हो जाता था जिससे रस्सी बना दी जाती थी। गांव में अनेक शादियां होने वाली थी। हमारी 2 चचेरी बहनों की भी बारात आने वाली थी। उन दिनों हमारे गाँव के ब्राह्मणों की शादियों में एक शास्त्रार्थ की परंपरा थी। शादी के दूसरे दिन बारातियों द्वारा मजलिस सजाई जाती थी। ये कार्य अक्सर दोपहर बाद संपन्न होता था। मजलिस के दौरान गराती बराती आपस में तरह तरह के सवाल जवाब करते रहते थे। इन सवालों में धार्मिक सवाल ज्यादातर होते थे। चूँकि 8वां दर्जा पास